एक विशेष चर्चा एक ऑफिस के जरिए, और उस चर्चा में शामिल होने से पहले एक डिस्क्लेमर चैनल की तरफ से। और वो डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर यह है कि इसमें जो वक्ताओं ने विचार रखे वो उनके अनुभव के आधार पर है, उनकी जांच के आधार पर है। उन्होंने कुछ कागज़ हमें दिए, हमने उस कागज़ों के आधार पर और उनके इंटरव्यू के आधार पर ये कार्यक्रम आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश करी है। और कोशिश करिए ये जानने की कि क्या जो आईपीसी और बीएनएस दोनों नए कानून की पद्धतियां हैं, आईपीसी पुरानी वाली, बीएनएस नई वाली, इस पर काफ़ी वक्त से बहस होनी थी, हमने की है। आज़ाद भारत के लिए अपना कानून होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। भारतीयता और भारतीयों के लिए इस कानून में कुछ जगह होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की जगह आई है, जो आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए आई है, वो अपने आप में काफ़ी है? बड़ा सवाल ये हमने रखा। और इस सवाल को लेकर हमने वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद काजीपुरिया से तफसील में बातचीत की। और इस मौके पर उनके सहयोगी भी उनके साथ थे। उनमें से एक सहयोगी थे अधिवक्ता राम कुमार शर्मा। और राम कुमार शर्मा ने तो मुद्दा ही अलग उठा लिया। उनका मुद्दा हमेशा से अलग रहता है। भ्रूण लिंग जांच के मामले में डॉक्टर छवि बंसल के केस को उन्होंने मुद्दा बना लिया। इस केस में क्या खामियां हैं वो बताने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय न्याय संहिता की किन किन पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम कुमार शर्मा ने अपने वरिष्ठ सहयोगी विनोद काजीपुरिया के साथ खुलकर विचार रखे। क्या एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 अपने आप में पूर्ण है, और या इसमें कहीं ना कहीं कुछ अपूर्णता है? इसमें क्या क्या खामियां हैं? वकील क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? और आईपीसी की जगह बीएनएस अप्लाई होने से जो कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटी थी, वो बीएनएस को और मजबूत बना रही है, या फिर ... और या फिर उसे और जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है? तो हमने इन सब मुद्दों पर खुलकर बातचीत करी सिटी हलचल के खास कार्यक्रम ऑफिस में। और जवाब देने के लिए हमारे साथ थे अधिवक्ता विनोद काजीपुरिया, जो अपने आप में बड़ा नाम है, नई पीढ़ी के वो वकील हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कम समय में अपना स्थान बनाया है वो काबिले तारीफ है। और उनका सहयोग करने के लिए राम कुमार शर्मा भी थे। देखिए ये इंटरव्यू, और बीच में वो पीसी के अंश भी है जहां पर राम कुमार शर्मा ने डॉक्टर छवि बंसल के पक्ष में बातें रखी हैं। अब वो उनके वकील नहीं है, लेकिन बातें रख रहे हैं। आप समझते हैं क्यों? देखिए। और ना ही इसका वकीलों को मालूम है। सोमवार को नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं, नए मुद्दे के साथ शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ में दो किताब है, मीडिया लाइफ, और मीडिया लाइफ के बाद एक और किताब है जो आप लोगों ने तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हमारी पीढ़ी ने जरूर पढ़ी है, भारत दुर्दशा। एक निबंध है भारत हिंदू हरिश्चंद्र का, भारत दुर्दशा। और जब भारत दुर्दशा की बात होती है तो सामाजिक व्यवस्था के साथ न्यायिक व्यवस्था पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर सबको सच्चा, सुलभ और त्वरित न्याय मिल जाए, बिना लाग लपेट के न्याय मिल जाए, तो ये भारत दुर्दशा जैसे ही किताबों की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक इसकी आवश्यकता है। अंग्रेजों की बात करी तो अंग्रेजों के जमाने का कानून बदलने की सरकार ने बड़ी बात करी है। और जब हम कानून की बात करते हैं तो हमारे साथ हैं विनोद काजीपुरिया। उन लोगों के वकील हैं जो लोग निराश हो जाते हैं, जिनके पास सच के सिवा कुछ नहीं होता। वो दो लोगों के पास आते हैं, एक विनोद काजीपुरिया, एक राम कुमार शर्मा। आज एक मुद्दे पर बात करेंगे, फिर एक मुद्दे पर बात करेंगे, फिर एक मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे तीन है। पहला मुद्दा वकीलों के हाथ पैर काटने का मुद्दा है, यानी कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025। बड़ा शोर मच रहा है, कचहरी में बड़ा शोर मच रहा है। इसी से शुरुआत करेंगे, फिर एक ऐसे किस्से पर आएंगे जिसमें निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। स्वागत है सिटी हलचल पर। नमस्कार जी। वकीलों का एक सुधार का कानून आया है, एडवोकेट अमेंडमेंट 2025 आया है, इस पे विरोध है। क्यों विरोध है? ये एक्ट बिना चर्चा के
प्रस्तुत किया गया है। जब से इसका वकीलों को जानकारी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में वकील इसका विरोध कर रहे हैं, तहसील से लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक इसका विरोध सरकार ने इस पर विचार के लिए विरोध को देखते हुए विचार के लिए किया है, वरना तो ये पास हो जाता। और इसमें ऐसे इन्होंने बंद लगा दिए हैं कि एक वकील का वकालत करना स्वतंत्र रूप से बिल्कुल ही बंद करने का रास्ता किया है, ताकि एक वकील स्वतंत्र रूप से वकालत ना कर सके। यदि एक वकील स्वतंत्र रूप से वकालत नहीं कर सकता तो वो लोगों को न्याय क्या दिलवाएगा? वाजिब सवाल है। तो सर, जब ये इसका ड्राफ्ट कॉपी आपके पास आई है हाथ में? कुछ नहीं आई, अब आई है। अब जब ये प्रस्तुत कर दिया गया तब हम लोगों को पता चला है, जो इन्होंने सुझाव मांगे थे वो सुझाव बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए थे, परंतु उन पे इन्होंने किसी पे विचार नहीं किया और कोई भी एक सुझाव शामिल नहीं किया? नहीं, कोई सुझाव शामिल नहीं किया और उसे एक प्रस्तुत कर दिया गया एक्ट को। ये तो अभी समय रहते पता चल गया है, तो ये इसका विरोध हो गया और इस पे इन्होंने सरकार ने संशोधन करने की बात स्वीकार की है कि सरकार इसमें संशोधन करेगी। मैं विनोद काजीपुरिया एडवोकेट के साथ इसलिए बैठता हूं क्योंकि मुझे उम्र इनकी अभी उस हिसाब से कम है, परिपक्व है, मैच्योर है, लेकिन जो ये उदाहरण देते हैं ना, वो उदाहरण अंदर तक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आपको मालूम है, अभी डिस्कशन के दौरान विनोद काजीपुरिया ने मुझे बताया कि जो वकील का कोट होता है ना, उसके पीछे एल लिखा होता है। वो एल था एक पॉकेट जिसमें पैसे डाल दिए जाते थे बिना देखे कि किसने पैसे दिए हैं, और वकील का काम होता था सच की लड़ाई। सच की लड़ाई तो फिर आंखों पे से पट्टी भी हटाई, और अब जब आंखों से पट्टी हट गई है और सच की लड़ाई के लिए लगातार कानून बन रहे हैं, ऐसे में वकीलों का हाथ काटना उस देश में जिसकी आजादी की नींव में महात्मा गांधी का योगदान है, जो खुद बैरिस्टर थे, वकील थे, कितना बड़ा अन्याय है वकीलों के साथ। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वतंत्रता के समय जितना संघर्ष वकीलों ने किया वो एक मिसाल बना है, और केवल न्याय की बात नहीं, सामाजिक भी और हर तरीके की बात को वकीलों ने प्रमुखता से उठाया और उस लड़ाई को लड़ा। आज जब ये देश आज़ाद हो गया और ये सरकार की नीति है कि हम इसका आईपीसी का नाम इंडियन पेनल कोड का बदल करके भारतीय न्याय संहिता रखा गया, बीएनएस रखा गया। बीएनएस ये कि इसमें भारतीयता की हमें पुटा है, हमें महसूस हो कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। ये कानून हमने बनाया, परंतु इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है। इस कानून को बनाने में धाराओं के क्रम तो बदल दिए गए, परंतु उसके अंदर का कुछ नहीं बदला। मैटर वही है, बस मैटर वही है, बस नंबर बदला है, और उस नंबर को भी बदलने के पीछे मंशा उन अधिकारियों की गलत है जिन्होंने इसे बदला है। इससे क्या फायदा होने वाला था? इसमें जिम्मेदारी तय की गई है, उस जिम्मेदारी के आधार पर यदि काम होगा तो न्याय दिखेगा। न्याय दिखता है और अन्याय बोलता है। ये इनकी थीम पता नहीं कहाँ है, कैसे कर रहे हैं। ना पुलिस को ट्रेन कर पाए हैं ये, ना सरकारी वकीलों को ट्रेन कर पाए हैं, ना जजेस को ट्रेन कर पाए हैं, और एक नया एक्ट लागू कर दिया है, और उसके परिणाम, ये दुष्परिणाम जो रोज न्यायालय में देखने को मिल रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं। सर, सेल्फ स्टडी के मोड पे डाल दिया वकीलों को, खुद पढ़ो, खुद न्याय करो। जी बिल्कुल, ये है न्याय करो नहीं, आपको न्याय दिलवाना पड़ेगा लोगों को। जी, यदि आप पट्टी नहीं, तो हटा दी है। हाँ, अब वो पट्टी हटाने का भी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो न्याय की देवी थी उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई है। तो इसका मतलब है कि हर न्यायाधीश की आंख से पट्टी हटाई गई है, हर वकील की आंख से पट्टी हटाई गई है कि आप पढ़िए और देखिए, और आप देखिए क्या अन्याय तो नहीं हो रहा है कहीं। जिम्मेदारी तय की गई है, और उस जिम्मेदारी को हम ना देख करके अपना अगर उस पर सही से काम नहीं करेंगे तो इसका दुष्परिणाम दिखाई देगा। विनोद भाई, आपके साथ बैठा रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कानून की गहनता के बारे में जानने को मिलती है। फैसला जो आता है, कानून जो पालन किया जाता है, वो इन बिटवीन द लाइंस होता है, शब्दों के बीच में होता है। क्या आज की न्याय व्यवस्था में शब्दों के बीच में है, या शब्दों से कानून की व्याख्या की जा रही है? नहीं, न्याय तो न्यायाधीश विवेक का इस्तेमाल करने के बाद करता है, और वो शब्दों के बीच में होता है। वो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो यहाँ न्याय नहीं, निर्णय होते हैं जी। ये न्याय नहीं हो रहा, निर्णय होता है, और निर्णय ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होता है। जो न्यायालय में है, न्याय तो केवल एक जगह होता है, ईश्वर के यहाँ,
यहाँ तो केवल निर्णय होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही दूसरा हो गया। कोई कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं है। जो न्यायाधीश है, जो न्यायमूर्ति हमारे समक्ष बैठे हैं, उसे भी आम आदमी नहीं, हर व्यक्ति ईश्वर की प्रतिमूर्ति की तरीके से देखता है। यदि वह अपने काम को निश्चल भाव से करेगा, बिना छल कपट के करेगा, तो वो निर्णय ही न्याय हो जाएगा। विनोद भाई, एक सवाल मेरा बड़ा वाजिब सा सवाल है, मुझे लगता है वाजिब, आपको लगे या ना लगे। जब आपने पुरानी कानून व्यवस्था को बदल दिया तो आप पुरानी शिक्षा पद्धति से लॉ की पढ़ कर आए, इन लोगों के लिए क्या सिलेबस तय किया जो अब लोग नए लॉ करने जा रहे हैं, उसका भी कुछ प्रावधान हुआ है? नहीं, वो तो देखिए बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, वो इस पे काम कर ही रहे हैं। और इसमें बदला, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं बदला, इसका क्रम नंबर बदल दिए गए हैं। जैसे हाँ, 302 पहले हम बोलते थे, अब 103। उसमें आप उसकी डेफिनेशन पढ़िए ना, अगर उसमें कहीं फुल स्टॉप भी हटाया गया हो, अगर उसमें फुल स्टॉप लगा था डेफिनेशन में, तो वहां पर भी वही लगा हुआ है, केवल क्रम बदला गया है। या इस तरीके के डिस्कशन सिटी हलचल पर चलते रहेंगे। बात नंबर 2, सर, अभी डॉक्टर छवि बंसल का केस हुआ है। डॉक्टर छवि बंसल का केस वाकई बहुत सारे सवाल छोड़कर जाता है। एक सवाल तो यह है कि भ्रूण हत्या को लेकर प्रभावी कानून बनना चाहिए। दूसरी बात, भ्रूण हत्या के जो केसेस में लोग पकड़े जाते हैं, उनकी न्याय व्यवस्था को लेकर अभी आपने बहुत सारी चीजों पर प्रश्न उठाए। वो क्या है, कैसे हैं, क्यों आपको इस पीसी को करने की जरूरत पड़ी? देखिए, पीएनडीटी एक्ट जो है, ये अपने आप में पूर्ण एक्ट है, किसी उसकी कमी नहीं है इसके अंदर। दोषी को सजा होगी। यदि कोई व्यक्ति लिंग परीक्षण करेगा, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हो, XYZ, उसके लिए दंड का प्रावधान है, प्रॉपर दंड का प्रावधान। पर एक प्रक्रिया जो एक्ट में दी गई है, उस प्रक्रिया का अगर पालन किया जाए, तब उसको दंडित किया जाए, यही कानून कहता है। ये जो आप डॉक्टर छवि बंसल की बात करें, मैं उनके केस में वकील नहीं था, मेरे साथी राम कुमार शर्मा जी वकील थे, और अब वो भी नहीं है। एक मिनट रुकता हूं। चलिए, पहले राम कुमार शर्मा ने जो अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, पहले थोड़ा सा वो सुन लें इस केस के बारे में। राम कुमार शर्मा ने क्या बताया है इस केस में। ये वो पेपर है जो कोर्ट के अंदर घंटाक्रम हुआ, सारा खेल हुआ है। और जो मैं कह रहा हूँ कि मुकदमा नहीं बनता, तो सेक्शन 28 है इसी एक्ट का, उसकी कॉपी मैंने लगा दी है। इस सेक्शन के अंदर मुकदमा नहीं बनता, ये मैंने उसकी भी कॉपी लगाई है। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान क्या कहता है, उसकी कॉपी मैंने लगाई है। ठीक है। और इसके संदर्भ में हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस प्रयागराज, एडमिनिस्ट्रेटिव जज, डिस्ट्रिक्ट जज को हमने अपने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ हमने संज्ञान लिया है। हम इस अंधी लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ेंगे। एडवोकेट राम कुमार शर्मा ने बताया कि किस तरीके से इस केस को लेकर इन लोगों ने वो पॉइंट्स ढूंढे हैं जिसमें न्याय को लेकर बहुत सारे प्रश्न आम आदमी के मन में उठते हैं। सर, ये जो जिस तरीके से राम कुमार शर्मा जी ने बताया है, इसमें कहीं ना कहीं कानून की तो अनदेखी हुई है, घोर अनदेखी हुई है। जो इस एक्ट में प्रावधान था, पहली बात, एफआईआर ही नहीं हो सकती थी। पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की, फिर उनको कोर्ट में लाया गया, जिन धाराओं में लाया गया उनमें राम कुमार शर्मा जी के द्वारा रिमांड पे बहस की गई। वो रिमांड नहीं बनता था, न्यायिक अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया। न्यायिक अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया कि रिमांड नहीं बनता है। इसमें कंप्लेंट का प्रोविजन है, कंप्लेंट होगी, परंतु उसके बावजूद फिर किसी प्रेशर के तहत वो रिमांड बनाया गया और वो बेल भी रिफ्यूज की गई, जो एब्सोल्युटली इल्लीगल है। देखिए, ये जो जोड़ी है ना हमारे साथ, राम कुमार शर्मा की और विनोद काजीपुरिया की, ये बहुत पुरानी जोड़ी है और ये जोड़ी उन लोगों के लिए काम करती है जिनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती। देखिए, इनकी जुगलबंदी, एक सफाई, एक ने पीसी करी और एक उस पीसी की टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। सर, अब अगर डॉक्टर छवि बंसल चाहे, आईएमए चाहे, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने इस केस को गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया? बिल्कुल,
101% कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी जो उदाहरण बनेगी। अगर ये डॉक्टर्स या इनकी संस्था इस तरीके के एक्ट को, जो उनके साथ घोर अन्याय किया गया, उस पर अपना हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जा सकते हैं, डायरेक्ट लड़ाई लड़ सकते हैं। हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं कि जो गलत हुआ है, हम गलत के खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही हमेशा। हम तो स्थायी विपक्ष हैं। अब 2-3 जरा वैसे सवाल पूछ लें। न्याय महंगा हो गया, वकीलों की फीस बहुत महंगी हो गई, आम आदमी कहाँ जाए? नहीं, वकीलों की फीस महंगी है, मंदे भी वकील है, महंगे भी वकील है। क्वालिटी की बात आ जाए, वो तो उन्हें देखना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत काम किया है। ये जो तारीफ करने की चीज है वो भी है। आप ये देखेंगे कि हर जिले में विधिक प्राधिकरण बनाए गए हैं। हाई कोर्ट बेंच को लेकर आप सब वकील अलग अलग 4 दिशाएं, 4 नहीं 8 दिशाएं, 8 दिशा में घूम रहे हैं। नहीं, कोई नहीं घूम रहा। अभी तक फिर क्यों नहीं सफलता मिली? नहीं, सफलता न मिलना एक अलग बात है। प्रयास में कहीं हमारे कमी है, इसलिए नहीं मिल रही। वरना सब वकील जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई में ही कहीं हमें लगता है कि अभी प्रयास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ई फाइलिंग को लेकर क्या परसेप्शन है? ई फाइलिंग बहुत अच्छा वो है, परंतु ये हो ही नहीं पा रहा है। अथाह प्रयास करने के बावजूद भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी द्वारा बहुत प्रयास किए गए और वो हो नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों, इसका क्या कारण है। 2-3 केस यहाँ से फाइल किए गए, वो डिफेक्टिव में डाल दिए गए और फिर नहीं हो पाया। अब जो लोग वकील बनना चाह रहे हैं और लीगल स्टडीज को अपना सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये जॉब, ये जो प्रोफेशन है, ये जॉब है या सर्विस है? नहीं, वास्तव में तो ये कभी जॉब था ही नहीं। ये तो एक समाज सेवा के उद्देश्य से शुरू किया जाने वाला कार्य था, वकालत। कभी ये ऐसा नहीं था, जॉब क्रिएटर भी नहीं था कभी। परंतु अब जब आधुनिक समय चल रहा है, उस समय देखिए इसमें स्कोप बहुत है। आप तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आ गई हैं, उनके लीगल अफसर बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, एपीओ बन सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं। प्राइवेट में भी ऐसे कोई संस्था नहीं है जिसमें कोई वकील ना हो। तो अगर बच्चे मेहनत करके पढ़ के आएंगे, और लो स्टूडेंट्स आप देखिए बहुत बड़ी मात्रा में आजकल आ रहे हैं, तो ये अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। कानून की जानकारी जितने लोगों को होगी, मैं तो कह रहा हूँ ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए कि अपने अधिकारों को आदमी को जानकारी होनी चाहिए। क्वांटिटी बढ़ने से क्वालिटी पे असर पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जितना बढ़ेगा उसमें से अच्छे लोग भी निकलेंगे, खराब अपने घर चले जाएंगे, अच्छे रह जाएंगे। अंतिम सवाल राम कुमार शर्मा से पूछ रहा हूँ। वकील हैं और हर उस केस में राम कुमार शर्मा की भागीदारी होती है जो केस थोड़ा सा घुमावदार होता है, जलेबी वाला। इमरती होती है तो पहुंच जाता है विनोद काजूपुर के पास, और अगर जलेबी है तो राम कुमार शर्मा के पास। छवि बंसल का केस आपने उठाया, क्यों उठाया? देखिए, छवि बंसल का केस क्यों उठाया, इसका मैं वकील था इसमें। मैं 11 तारीख को जब इसके रेड की गई थी डिकॉय ऑपरेशन के तहत, तो मैं 11 तारीख से ही इस केस को देख रहा था और 12 तक की शाम तक मैं, जब तक बेल खारिज नहीं हुई थी, तो मैं वकील था। बेल किस परिस्थितियों में खारिज की गई, क्यों खारिज की, ये सब मैं आपको बता चुके, आपके संज्ञान में पूरा सुन लिया है, हमारे सुन दर्शकों लिया। अब मैं इसको क्यों उठा रहा हूँ, पहला प्रश्न ये है। मैं एडवोकेट नहीं हूँ इसमें, बिल्कुल भी, ये बात ठीक है। लेकिन जो सिस्टम का चीरहरण किया गया है, जो न्यायिक व्यवस्था ने, जो पुलिस ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साथ मिलकर, एक राय होकर, सहमत होकर, अब मैं कहूँ षड्यंत्र कह दो यहाँ पे, आप मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति को, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा संविधान अधिकार देता है, आर्टिकल 21 कहता है, उन दोनों का उल्लंघन करके उसको जेल भेज दिया। वकीलों का गला घोंट दिया, वकीलों को बोलने दिया नहीं गया। हम बोल रहे थे, सुनवाई नहीं हुई। तो इसके खिलाफ वकील नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? सब वकील नहीं बोलते। देखिए, बहुत आसान था हमारे लिए, केस तो है नहीं, फीस अब मिलनी नहीं है तो छोड़ दिया जाए। लेकिन हर काम फीस का नहीं होता है, हर काम ये नहीं होता कि छोड़ दिया जाए। यहीं से लड़ाई शुरू हुई है और हम करेंगे। ये सिस्टम जो कैप्चर करके बैठे हैं लोग, बेकसूर लोगों को जेल भेज रही हैं पुलिस, ये तो सब न्यायप्रिय लोग हैं, जो इतने डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, ये तो बहुत सही काम कर रहे हैं। तो ये इनको दिखा नहीं, दोनों को दिखना चाहिए, क्यों नहीं देख रहे? और न्यायालय को नहीं दिख रहा,
कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत कर दिया है, क्या गलत कर दिया गया है। तो हमको दिख रहा है ना, हम तो बोलेंगे, हमको दिख रहा है, हमने पट्टी नहीं बांध रखी, हम लड़ेंगे। और रही जलेबी और इमरती की बात, कुछ नियति ऐसी है कि जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता हमारे पास ही आता है जी। और इसलिए सिटी हलचल ने यह मुद्दा उठाया है, और मुद्दा उठाना इसलिए भी बनता है, न्याय देर से मिलेगा तो भी न्याय में कमी है, त्वरित न्याय मिलना चाहिए और उन मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए जिससे यह पता चले कि समाज जिंदा है और हम सांस ले रहे हैं। डॉक्टर छवि बंसल की एडवोकेसी में हम नहीं आए, सिटी हलचल ने डॉक्टर छवि बंसल के इस केस को लेकर सीएमओ से सीधे सवाल पूछे थे कि क्यों हरियाणा की सरकार के मुलाजिम यहां आकर छापेमारी करते हैं और सीएमओ साहब क्यों नहीं पकड़ पाते। लेकिन जब इस मामले में कुछ नए पेच आए हैं तो विचार विमर्श के लिए आपके सामने छोड़कर जा रहे हैं। आप खुद फैसला करिए और खुद न्याय करिए कि क्यों तो डॉक्टर छवि बंसल को जेल भेजा गया और क्या कमियां थीं जो आज राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ और विनोद काजीपुरिया एडवोकेट मेरठ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाने वाजिब समझे। अपने सहयोगी अमित और संजय जूनियर के साथ के इस एक छोटे से डिस्कशन में ऑफिस में।